नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल विरोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर देश भर में चर्चा में आ चुके हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीजेपी नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले एक हफ्ते तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पहले चरण के संपन्न होने के बाद बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें अन्य राज्यों के मोर्चे पर लगाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बंगाल में वो विभिन्न सीटों से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन रैली में शामिल होने के साथ ही सभाओं को भी संबोधित कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, आने वाले दिनों में भी उनके कई राज्यों में चुनावी दौरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं, उससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें आपको, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है और यहां पर लगातार उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में पहले चरण में ही 5 सीटों में मतदान हो चुका है, लेकिन इसके बाद तमाम अन्य राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में लगातार देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैलियों की मांग बढ़ रही है। और बता दें आपको कि ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह के उन्होंने तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उसकी वजह से उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इसी वजह से तमाम राज्यों में यूपी, बंगाल, दिल्ली समेत चुनाव प्रचार वो करते हुए नजर आते रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहां पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वाभाविक रूप से आता है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। कल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नामांकन का रहना हुआ, डॉक्टर चटर्जी जी हमारी सह प्रभारी रही हैं, आज उनके नामांकन में है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड बढ़ेगी और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैलियों की लगातार मांग बढ़ रही है, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दूसरा टर्नओवर जो है 2 साल से ऊपर का हो चुका है जी। इस 2 साल के वक्त में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कार्य किए हैं, जो जन सरोकार से जुड़े हुए कार्य किए हैं, जो विशेष कानून बनाने के कार्य किए हैं, उसकी प्रशंसा पूरे देश भर में हो रही है। यही वजह है कि उसको भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प पत्र है उसमें भी उत्तराखंड में लागू कानून को रखा गया है कि देश भर में लागू करने की बात भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में कही है। इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो ख्याति है, उसकी वजह से सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने अपने यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलाना चाहते हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी अगर बात करें, युवा मुख्यमंत्री है और जिस तरह से वो ताबड़तोड़ रैलियां उत्तराखंड में उन्होंने की है, 5 सीटों पर जो उनकी मेहनत है उसको भी देखते हुए और लगातार पहले चरण में मतदान समाप्त होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के कई राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी कर रहे हैं, रोड शो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रैलियों को भी संबोधित कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नामांकन में भी पहुंच रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने, चाहे वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर वहां रैली में मौजूद रहे, तो वहीं अब इस समय वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर अयोध्या में जो लल्लू सिंह है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी,
उनके समर्थन में वो नामांकन प्रक्रिया में भी सम्मिलित हुए और रोड शो करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भगवान राम के दर्शन भी करने वाले हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ते हुए जो प्रचार के लिए मांग है, वो इसी वजह से है कि जो उत्तराखंड में जो कानून लागू किए गए हैं, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो महिला आरक्षण का कानून हो, चाहे वो सबसे प्रसिद्ध जो कानून रहा है जो यूसीसी उसका कानून हो। यूसीसी पवन, एक और सवाल यहाँ पर बनता है, जिस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री सीएम हैं, उनकी अगर छवि की बात करते हैं तो उन्हें हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता है। जब हम सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं तो युवाओं में उनका नाम आता है। इसी के साथ ही किस तरह के नेता के रूप में उनकी छवि जो है वो सामने आ रही है अब? बिल्कुल नेहा, हालांकि हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो वो युवा है और उनके जो शब्द है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनका व्यवहार है, वो सबसे लोकप्रियता के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो वो सबसे लोकप्रिय है। और उसके साथ ही जो पिछली बार सर्वे भी हुआ था जिसमें वो जो 100 प्रभावी लोगों में भी वो सम्मिलित हुए हैं और उसमें स्मार्टनेस की भी अगर बात की जाए तो उनके सुंदरता के बारे में भी जो सर्वे हुआ था वो भी स्मार्ट मुख्यमंत्रियों में पुष्कर सिंह धामी का भी नाम चर्चाओं में रहा था। तो ऐसे में जो ये कानून बनाए गए, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वभाव है उसको देखते हुए जनता भी उनको लाइक करती है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं देश भर में वो भी उनकी मांग करते हैं। यही वजह है कि पिछले सप्ताह भी आपने देखा है, जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उत्तराखंड के, उसके बाद से चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो अन्य प्रदेश हो, सभी में उनकी डिमांड बढ़ी हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर जगह पूरी मेहनत के साथ वहां पर भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में जो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनका कद लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पवन, जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सभी राज्यों में रैलियों को करते हुए नजर आ रहे हैं, जब हम बात करते हैं यूपी की, दिल्ली की, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी होता है। तो क्या लगता है सीएम पुष्कर सिंह धामी आने वाले समय में और भी ज्यादा निखर कर सामने आएंगे या फिर वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, इसी वजह से उनकी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है? अगर राजनीतिक पंडितों की बात की जाए तो राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो वाकई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा है। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने नए नए चेहरों को, नए नए लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों कई राज्यों में जब चुनाव हुए हैं वहां पर जो मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया में नए नए युवाओं को मौका दिया गया, उससे कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली है, जो पार्टी की जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का जो वो काम कर रहे हैं, उससे उनका निश्चित ही पार्टी में कद और पद हमेशा बढ़ेगा। और जिस तरह से उनके कार्य इसी तरह से अगर चलते रहे तो पार्टी में वो काफी ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से फोन पर बात की और उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। ये उत्कृष्ट परीक्षा फल इन बच्चों के अथक परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता को परिलक्षित कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा में पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी की कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। कंचन नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। बहुत नाम किया और बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है आगे भी। सबको, मम्मी को, पापा को, घर में अपने सब टीचर्स को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कहना, ठीक है? मेरी बहुत बधाई आपको, मेरी कंचन आपको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम, कैसे हो? अच्छे हो? मेरी बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। कितने % आया?
97.67। वाह, चलिए मेरी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, शाबाशी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे पीयूष? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। प्रियांशी, नमस्ते, कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड अब आगे भी कायम रहे, है ना? सब जगह खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब मेहनत करो और आसमान छुओ बेटा। और उत्तराखंड का नाम देश में विदेश में अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम करो, है ना? कहाँ है अभी? कहाँ? गंगोली हाट कहाँ हो अभी? अच्छा, बेरीनाग में। चलो ठीक है। चलिए, परिवार में भी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कहना है, घर में सब लोगों को। वहीं चारधाम यात्रा पर सुगमता को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस रणनीति बना रही है, जिसे लेकर ऋषिकेश के गरुड़ चट्टी से चारधाम यात्रा से आ रहे यात्रियों के लिए वन वे प्लान संचालित करने की तैयारी की जा रही है। इस बात को लेकर आईजी गढ़वाल करण सिंह नागल्याल ने कहा कि हम गरुड़ चट्टी से चंडी घाट तक वन वे सिस्टम को संचालित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए देहरादून के एसपी देहात लोकजीत सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो कि ऋषिकेश में कैंप करके वन वे प्लान को धरातल पर कब उतारना है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। गत वर्षों में भी वन वे की एक किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। इसीलिए बार बार मैं वहाँ के चारों जनपदों के पुलिस अधिकारियों के साथ जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसी को लेके कल गोष्ठी की गई। तो इसमें जब यातायात का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसमें हम जो है गरुड़ चट्टी से जो चारधाम यात्री आ रहे हैं उसको हम बैराज होते हुए, चीला होते हुए हम चंडीगढ़ तक हम वन वे सिस्टम करेंगे। और आने के लिए वन वे सिस्टम में जो यात्री चार धाम को आ रहे हैं, तो बैराज वहाँ चंडीगढ़ से होते हुए और सीधा आपका श्यामपुर फाटक, वहाँ से नटराज, फिर भद्रकाली, तपोवन होते हुए आगे जाएंगे। तो इस तरह का एक बनाया गया है पॉलिसी, और इसके लिए एक नोडल ऑफिसर हमने नियुक्त किया है एसपी देहात देहरादून को। वो वहाँ ऋषिकेश में कैंप करेंगे, विशेषकर वीकेंड के पीरियड में तो वहाँ रहेंगे और इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे। वो देखेंगे कि कब इसको वन वे पॉलिसी को शुरू किया जाना है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, लंबे समय से चारधाम यात्रा की तैयारियां जो है वो चल रही हैं, किस स्तर तक पहुंच चुकी है? अभी क्या कुछ बचा हुआ है? बिल्कुल नेहा, देखिए मैं बता दूं आपको, आगामी 10 मई से जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होनी है, जिसको लेकर प्रशासन स्तर या फिर राज्य सरकार स्तर पर जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। और 10 मई से जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियों के साथ अगर मैं पुलिस की तैयारियों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर उत्तराखंड पुलिस की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से यातायात को लेकर रूट प्लान यहाँ पर तैयार किए गए हैं। गरुड़ चट्टी से चारधाम यात्रा से आने वाले जो श्रद्धालु है, जो यात्री है, उनको वन वे का यहाँ पर पालन करना होगा और यात्रियों के लिए वन वे संचालित करने की तैयारी यहाँ पर की जाए, ताकि कहीं भी यातायात में किसी तरह की बाधा ना हो और कहीं जाम की समस्याओं से श्रद्धालुओं और यात्रियों को यहाँ जूझना ना पड़े। तो अगर आप चारधाम यात्रा में आएंगे तो आपको उत्तराखंड पुलिस का जो यातायात रूट प्लान है उसको जानना बेहद जरूरी है, कि ताकि कहीं आपकी जाम या फिर अन्य समस्याओं में न पड़ जाए। तो इसको लेकर जो गढ़वाल क्षेत्र के जो आईजी है करण सिंह गनियाल, उन्होंने समीक्षा बैठक की है और उन्होंने कहा है कि हम गरुड़ चट्टी से चंडी घाट तक जो किला वाला जो मार्ग है उस पर हम जो वन वे संचालित करेंगे और बाकी जो यातायात है वो व्यवस्थित तरीके से चलती रहेगी। जी इंतजार, तमाम तरह की तैयारियां तो कर ली गई हैं, वन वे को लेकर भी पूरी तैयारियां कर ली गई, बैठकें कर ली गई, लेकिन जो यात्री हैं उनको किस तरह से इसके लिए जागरूक किया जाएगा, उनके पास किस तरह से ये जो पूरा रूट है वो पहुंचेगा, ताकि वो सही रास्ते से यहाँ तक पहुंचे, आगे की यात्रा को अपनी पूरी करें?
बिल्कुल नेहा, बिल्कुल मैं बता दूं आपको। देखिए, अगर आप चारधाम यात्रा की पर आ रहे हैं, यहाँ पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो आपको उत्तराखंड पुलिस का जो चारधाम यात्रा यातायात रूट प्लान है वो जानना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां नेहा की गई है। और जिस तरीके से चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं का पंजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, तो वहीं से ही उसी साइट पर आपको जो उत्तराखंड पुलिस की साइट है वहीं से आपको चारधाम यात्रा के जो रूट प्लान है उसके बारे में यहाँ पर पता चल पाएगा। और जगह जगह पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, जो आने वाले यात्रियों को जो यातायात प्लान है उसके बारे में जानकारी देंगे और उनको सही रास्ते तक, उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उनको मदद करेंगे, ताकि किसी को रास्ते में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सचल दल की यहाँ पर व्यवस्था की है, सचल दल यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं, सचल पुलिस दल यहाँ पर छोड़े गए हैं, घुड़सवार पुलिस यहाँ पर छोड़ दी गई है, बाइकर पुलिस यहाँ पर छोड़ी गई है, बाइक एम्बुलेंस यहाँ पर छोड़ दी गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो। इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार तमाम तैयारियों के साथ जो चारधाम यात्रा जो समय शुरू होनी है उसके लिए बिल्कुल तत्पर तैयार है। जी, पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हर साल देखा जाता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, तो जितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं इस बार उससे ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और अक्सर देखा जाता है कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं कई बार सामने आती है, इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसको लेकर खास किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह के पैनल बनाए गए हैं, किस तरह की टीमों का गठित किया गया है? बिल्कुल नेहा, देखिए बता दो आपको, जिस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं, अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार के द्वारा तमाम विभागों को अलर्ट यहाँ पर किया गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर बात की जाए नेहा, तो स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस या फिर सचल दल या फिर बाइक एम्बुलेंस, जिन जगहों पर जो फोर व्हीलर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है उनके लिए बाइकर्स एम्बुलेंस की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अगर पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बात की हो तो जगह जगह पर विशेष पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। अलग से रूट प्लान यहाँ पर तैयार किए गए, यातायात का रूट प्लान लागू कर दिया गया है 30 मई से, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या का समाधान यहाँ पर सामना यहाँ पर न करना पड़े। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का गठन किया गया है जो पहाड़ी क्षेत्रों में, ताकि कहीं अगर कोई त्रासदी यहाँ पर कोई जो भूस्खलन जैसी समस्या यहाँ पर आती है तो उससे सावधानी से निपटा जा सके और श्रद्धालुओं को सकुशल उनके गंतव्य, उनकी मंजिलों तक जो दर्शन है चारों धामों के यहाँ पर कराए जा चुके हैं। तो तमाम विभागों को यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अलर्ट यहाँ पर किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार रजा ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के पास पूर्व सैनिक कल्याण संगठन ने पूर्व सैनिक के साथ, बता दें आपको कि रिखड़ी खाल पुलिस अधिकारी के अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने पर नाराजगी जताई है। सैनिकों ने इस संबंध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की मांग उठाई है। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि रिखड़ी खाल तहसील के डाबरी वल्ली के रहने वाले सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी अपने गांव डाबरी से दोपहिया वाहन से रिखड़ी खाल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके द्वारा 2 वृद्ध महिलाओं को लिफ्ट दी गई। 2 बुजुर्ग महिलाओं के बारे में एक बीमार महिला थी, वो महिलाओं को रिखड़ी खाल अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस थाने के पास बस स्टॉप पर सब इंस्पेक्टर ने चेकिंग के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पूर्व सैनिक का कहना है कि पूर्व सैनिकों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो पूर्व सैनिक कल्याण संगठन समेत सभी पूर्व सैनिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं एसएसपी लोकेश्वर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर आरोप सत्य साबित होते हैं तो अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो पुतारे से बात कर रहा था और वो एक 65 वर्ष के वृद्ध भी है, एक सीनियर सिटीजन भी है और एक पूर्व सैनिक भी है और उनको ये चीज बुरी लगी तो उन्होंने कहा आप चालान काटिए मेरा, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तूता शब्दगार और शब्दों का प्रयोग मत करिए। और उन्होंने कहा कि मैं एक सूबेदार में जब रिटायरमेंट हुआ हूँ, सेना में 28 साल मैंने नौकरी करी है। तो इस तरह सेक्टर ने कहा माननीय राज्यपाल जी को भी एक पत्र भेजेंगे और एसएसपी पौड़ी को भी हम एक पत्र भेजेंगे। अगर इस पर जो है कार्रवाई नहीं होगी तो हम समस्त पूर्व सैनिक एकजुट होकर के, पूरे देश के एकजुट होकर के इस धरने पर बैठेंगे, जगह जगह धरने पर बैठेंगे जब तक कि इंस्पेक्टर संजय सिंह की बर्खास्ती नहीं होती है और हम लोगों को फैसला नहीं मिलता है। आज हमारे पास सैनिक पूर्व संगठन के कर्मचारी हमारे पास आए थे, जो कि एक शिकायत लेकर हमारे पास आए थे, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा अभद्रता का आरोप उन्होंने
के बारे में एक शिकायत मेरे पास थी है और उस शिकायत का हम लोगों ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के उपरांत उसमें हम लोगों ने एक जांच बैठाई है जो कि जांच हमारे सीईओ सदर के द्वारा की जाएगी और जो उन्होंने शिकायत की है वो अवश्य ही खेद का एक विषय है और जो भी हम लोग उसमें जांच के उपरांत जो भी उसमें तथ्य आएंगे उन तथ्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे और यदि शिकायत में सत्यता है और यदि उसमें ये स्पष्ट होती हैं चीज़ें तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से हम लोग। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पौड़ी से मुकेश संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकेश, पूरा मामला क्या है? अब जो पूर्व सैनिक है उनकी क्या कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये पूर्व सैनिक और पुलिस यहाँ पर आमने सामने दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर रिंगरी खाल पर पुलिस द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था जहाँ पर एक जो पूर्व सैनिक हैं वे किसी महिला को अस्पताल लेके जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जिस पर पुलिसकर्मी और जो ये पूर्व सैनिक है उनकी आपस में बहस हो गई और पुलिस द्वारा उनका चालन करने की कार्रवाई की गई। इस पर भड़क गए हैं वो। उनका साफ कहना है कि उन्होंने कहा था कि आप मेरा चालन कर दीजिए मगर मुझे महिला को अस्पताल ले जाने दीजिए। ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब अब जाकर पूर्व सैनिकों द्वारा एसएसपी पौड़ी से मुलाकात कर इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो कहीं ना कहीं मामला सुरक्षा को लेकर भी है क्योंकि ये जो वाहनों की जांच की जा रही थी उसके संबंध में भी ये है और अब एसएसपी द्वारा पूर्व सैनिकों को भरोसा दिया गया है कि जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या आश्वासन के बाद पुलिस की ओर से जो आश्वासन दिया गया उसके बाद से जो पूर्व सैनिक यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे अब वो शांत हैं? जी बिल्कुल, जो एसएसपी से उनकी मुलाकात की थी तो उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए एक जांच टीम गठित की जाएगी। उसके बाद जांच के उपरांत अगर दोषी पुलिसकर्मी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद पूर्व सैनिकों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया है मगर उन्होंने साफ किया कि अगर 1 हफ्ते के भीतर जांच पूरी नहीं होती है या जो पुलिसकर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे फिर से अपने आंदोलन को तेज और तीव्र करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश ज्यादा जानकारी के लिए। सोशल मीडिया पर मतदान जागरूकता अभियान को लेकर किए गए कार्यों के लिए चुनाव आयोग की मार्च की रैंकिंग उत्तराखंड पहले स्थान पर आया है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया टीम को बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम के नेतृत्व में उत्तराखंड में मतदान जागरूकता अभियान को ग्राउंड स्तर और सोशल मीडिया पर योजनाबद्ध तरीके से तेजी से चलाया गया। मतदान जागरूकता और मतदान संबंधी जानकारी से भरे क्रिएटिव कंटेंट लोगों के लिए काफी ज्यादा पसंद किए गए। सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों से पारंपरिक वेशभूषा में वोट की अपील की गई या फिर महिला समूह पर मतदान पर सुंदर गीत हुए या फिर स्टेट आइकॉन के साथ बॉलीवुड स्टार्स का भी मतदाताओं के नाम पर संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। सीईओ उत्तराखंड के सोशल मीडिया हैंडल पर चलाए गए रील्स और क्विज कंपटीशन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंगलवार को उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। वहीं रुड़की के कस्बा भगवानपुर की छात्रा जाकिया ने 94.6% अंक हासिल करके प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। छात्रा ने 500 में से 473 अंक प्राप्त किए। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा का हौसला अफजाई करके उज्जवल भविष्य की कामना की है। परिजनों का कहना है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारी पुत्री ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है, प्रदेश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं छात्रा का कहना है कि वो पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके देश की सेवा करना चाहती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज मेरा 12th क्लास का रिजल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा 10वां रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिज़ल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने आना इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन किया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और मुझे 12th क्लास में किसी ट्यूशन्स की भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई में मेरा सपोर्ट किया और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आज ये दिन दिखाया और मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करके बहुत कामयाब होना चाहूँगी। मैं पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम देके मैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देना चाहती हूँ और
जज की तैयारी करना चाहती हूँ आगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह का लाख शुक्र है मेरे बच्चे। उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2000 से ज्यादा प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं, जहां पिछले 10 सालों में भर्ती नहीं हो पाई। 2015 के बाद से आज तक इन रिक्त पदों को नहीं भरा गया। हालांकि विभाग ने 2018 में अधिया चयन आयोग को भेजा था, लेकिन अभी तक आयोग कोई भर्ती नहीं कर पाया। इसको लेकर विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, विभाग कोई सीधे निर्देश नहीं दे सकता। कहा है कि पद रिक्त है, उनकी जगह टेम्परेरी तौर पर लोग रखे गए हैं। कहा कि आयोग में जब भर्ती होगी उसके बाद टेम्परेरी तौर पर नियुक्त अध्यापकों को हटा दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है। लोक सेवा आयोग को 7-8 वर्ष पूर्व रिक्विजिशन भेजा जा चुका है। अब लोक सेवा आयोग में मैं नहीं समझता क्या कारण है कि लोक सेवा आयोग में बड़ी धीमी गति से, आपने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे पीसीएस के जो सिविल सर्विसेज के भी अभी तक राज्य बनने के बाद कुल 3-4 बैचेज निकले हैं। तो ये इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है, हम उसको निर्देश नहीं कर सकते। लेकिन जो 18 तक जो बच्चे पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों ने कहा साहब कि विभाग जानबूझ के रोक रहा है। अगर आप पे अध्यापक नहीं है और आपके पास 143 पॉलिटेक्निक राज्य में है, जिसमें 72 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, तो क्या बच्चों को बिना अध्यापकों को छोड़ दें? आखिर टेम्परेरी व्यवस्था तो हमें करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को शिक्षा मिल पाए। उसी को देखते हुए 2018 में जो बच्चे 12-12 साल से पढ़ा रहे थे, उनको जब बाहर कर दिया गया था, तो हमने उन्हीं लोगों को दोबारा रखने का निर्णय लिया था, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और बेरोजगार के साथ अहित मिला हो उसका। तो जब ये निश्चित रूप से जिस दिन हमारे लोक आयोग से बच्चे आएंगे, ये लोग निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।